हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, जिसे हम कहेंगे राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की न्यू एडिशन से इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये चैप्टर नंबर 76। वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के हर एक चैप्टर को यहाँ पे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में बनाया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर सके और रिकॉल कर सके कीवर्ड्स को देख के ही। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोटे मोटे तौर पे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। आर्टिकल यहाँ पे स्टार्ट होता है 294 से लेके 300 तक, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी पार्ट 12 में आती है। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल्स है ये मेनली डील करता है इन सारी कीवर्ड्स से। ठीक है, कीवर्ड्स पहले देख लेते हैं जल्दी जल्दी। प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। अब देखो एक एक करके समझाती हूँ। जब मैं प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, मतलब ये हुआ ऐसा लैंड या फिर ऐसी असेट जो बिलोंग करती है यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करती हूँ, मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। राइट्स में यहाँ पे आपकी लीगल पावर आ जाती है गवर्नमेंट की। लाइबिलिटीज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो व्हेन गवर्नमेंट मस्ट पे और आंसर। ऑब्लिगेशंस में ड्यूटीज आ जाती है गवर्नमेंट की, विच गवर्नमेंट मस्ट परफॉर्म। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी हो गए। और सूट्स में यहाँ पे ऐसे केसेस जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी फाइल किए जा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है। ओके फाइन। अब यहाँ पे जो हमारा संविधान है वो हमारी यूनियन प्लस स्टेट्स दोनों को भी एक तरह से लीगल पर्सन के जैसे ट्रीट करता है। लीगल पर्सन मतलब मैं ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, पर ऐसे लीगल पर्सन मतलब आप यहाँ पे लॉ के द्वारा इन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हो। इसका मीनिंग समझाती हूँ। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे लीगल पर्सन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी को सू भी कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट कैन बी स्यूड इन द कोर्ट एज वेल। सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय द लीगल पर्सन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कंपनी को भी, जो हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, तो कंपनी इज ए लीगल पर्सन। सिमिलर वे में यहाँ पे गवर्नमेंट भी कैसी है, लीगल पर्सन है। फाइन। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी जो है यूनियन और स्टेट्स की, उसकी इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फाइन। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सक्सेशन से। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हु गॉट द प्रॉपर्टी आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड। तो मेन हमारा यहाँ पे ईयर कौन सा है, 1950। अब आपको पता है 1947 को हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिला। इससे पहले तो ब्रिटिशर्स ही रहा करते थे। पूरी चीज़, पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, पॉलिटी ही पूरी कंप्लीटली डिफरेंट थी, राइट। तो हम, और फिर हमारा संविधान आ जाता है। तो अब यहाँ पे हम ईयर रखेंगे 1950। यहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे, 1950 से पहले क्या था और 1950 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सक्सेशन को समझने के लिए। अब 1950 से पहले क्या था, हम थे डोमिनियन ऑफ इंडिया। सही बात है। यहाँ पे प्रोविंसेस हुआ करते थे, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। अब संविधान आ गया। जैसे ही संविधान स्टार्ट हो जाता है तो यूनियन जो है हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है सेंटर पे, तो उनको प्रॉपर्टी मिल जाती है डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंडर जो थी वो सारी। और जो हमारे कंट्री में स्टेट्स हैं उन सबको प्रॉपर्टी मिलती है जो करस्पॉन्ड करती थी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को। इतना आपको कन्फ्यूजन क्लियर हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे ही संविधान स्टार्ट होता है, यूनियन को यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल गई डोमिनियन ऑफ इंडिया की, और स्टेट को मिल गई यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रोविंसेस की। पर ये जो रूल है ना, अभी आपको समझाया, ये सेम रूल आपको राइट्स, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस के केस में भी दिखेगा। तो अगर शॉर्ट में मोटे मोटे तौर पे याद करना है तो बस इतना याद रखना, ओल्ड गवर्नमेंट रिप्लेस बाय यूनियन एंड स्टेट ऑटोमेटिकली। फाइन, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे आते हैं, जैसे कि एस्चिट, लैप्स एंड बोना वैकेंटिया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो एस्चिट का मतलब ये होता है, लेट्स से यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। फाइन। अब इनकी डेथ तो हो गई पर इनका कोई हायर ही नहीं है, तो ऐसे केस में इनकी प्रॉपर्टी चली जाएगी गवर्नमेंट के पास। ये हो गया पहला। दूसरा होता है लैप्स। इसका मतलब क्या हुआ,
राइट्स लॉस्ट हो गए हैं ड्यू टू नॉन यूज, ठीक है, या फिर प्रोसीजर फेलियर। अगर ऐसा हो जाता है तो भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तीसरा जो कीवर्ड मैंने यूज़ किया यहाँ पे देखो, बोना वैकेंटिया, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी विथ नो ओनर। ऐसे भी तो हो सकते हैं कि ये इंडिविजुअल है, ये इनकी प्रॉपर्टी तो थी, लेट्स से यहाँ पे कोई लैंड तो थी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हु गेट्स द प्रॉपर्टी। सही बात है। अब यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी स्टेट के अंदर है तो स्टेट को मिल जाएगी, और अगर अदरवाइज यूनियन के पास चली जाएगी। सिंपल। तो अगर इसे मोटे मोटे तौर पे याद रखना है तो बस इतना याद रखना, नो ओनर देन इट विल गो टू द गवर्नमेंट। ठीक है, सो नो ओनर इज इक्वल टू गवर्नमेंट ओनर। फाइन। अब हम यहाँ पे सी वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं हमें समंदर के अंदर यहाँ पे मिलती है, वो सारी बिलोंग करती है यूनियन को, ये स्टेट को बिलोंग नहीं करती। समझ में आया। तो समंदर के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, लैंड है, राइट, मिनरल्स यहाँ पे होते हैं, रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं। फाइन। तो ये सारी चीज़ें यूनियन को मिलेगी। अब यहाँ पे आपने कीवर्ड सुना होगा टेरिटोरियल वाटर्स का, जो एक्सटेंड करता है 12 नॉटिकल माइल तक, वो यहाँ पे कवर हो जाता है। प्लस EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि आता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये भी यहाँ पे आ जाता है। अब इसके ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इस एरिया के अंडर कवर हो जाती है। सो याद रखना, जो कोस्टल स्टेट्स है हमारे, दे कैन नॉट क्लेम दीज रिसोर्सेज। फाइन। अब यहाँ पे बात आती है कंपल्सरी एक्विजिशन की। इसका मतलब क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय लॉ ले सकती है, ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए अलाउ होता है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यहाँ पे जो याद रखनी है आपको, वो है 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट में आपको ईयर याद करवाया था मैंने, ऐसे बोला था 4 + 4 = 8 करना, और 1978 में आया है, ऐसे याद रखना। फाइन। अब ये बात करता है कंपेंसेशन, नॉट कंपल्सरी बाय द वे, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट क्या है यहाँ पे देखो, पहला क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाती है। प्लस ऐसा लैंड जो पर्सनल कल्टीवेशन के अंदर आता है, और जो पर्सनल कल्टीवेशन की सीलिंग मतलब लिमिट जो है वो सीलिंग लिमिट के अंडर आती है, ठीक है। अदरवाइज गवर्नमेंट में एक्वायर विदाउट कंपेंसेशन एनी लैंड। फाइन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो है ये रिमूव किया गया था। अब उसके रिलेशन में 44th अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है एक्विजिशन अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर की। इसका क्या मतलब हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्विजिशन की बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के अंडर। यानी कि यहाँ पे लेट्स से हमारा यूनियन है और स्टेट है, तो यूनियन और स्टेट अगर चाहे तो प्रॉपर्टी एक्वायर करें, या फिर प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखें, सेल करे, ट्रांसफर करें यूजिंग द एग्जीक्यूटिव पावर। मतलब ये नो लॉ नीडेड इन अ रूटीन मैटर। समझ में आया। तो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ करके यहाँ पे ये काम करेंगे, कोई लॉ की ज़रूरत नहीं है रूटीन के काम करने के लिए। ऑल्सो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, यूनियन और स्टेट जो होते हैं दे कैन रन बिजनेस और ट्रेड इवन इनसाइड द अदर स्टेट्स। फाइन। सूट्स देख लेते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के द्वारा भी लाए जा सकते हैं। बेसिक रूल में यहाँ पे आपको आर्टिकल याद रखना है, वो है आर्टिकल 300। इसमें ये डील करता है ऐसे केसेस से जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल किए गए हैं या फिर गवर्नमेंट के द्वारा फाइल किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सूज और कैन बी सूड, ठीक है, एज अ यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट याद रखना कि सेंटर को यहाँ पे एज ए यूनियन ऑफ इंडिया की जैसे देखा जाएगा। जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, ये जब इनके साथ ऐसे होता है तब यहाँ पे बात करते हैं ये एज अ, यहाँ पे क्या था, यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या होगा, स्टेट ऑफ एक्स में यहाँ पे आप किसी भी स्टेट का नाम डाल दीजिए, लेट्स से महाराष्ट्र या फिर यूपी, कुछ भी, तो जो भी स्टेट हो वो, ठीक है। समझ में आया। ऑल राइट। अब अगर यूनियन और स्टेट्स है साथ में, तो यहाँ पे हम ये पॉइंट याद रखो, जूरिस्टिक पर्सन की जैसे यहाँ पे इनको ट्रीट किया जाता है। तो जूरिस्टिक पर्सन मतलब एज अ लीगल एंटिटी फॉर द कोर्ट पर्पसेस।
हम गवर्नमेंट लाइबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दो चीज़ें आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट। अब टॉर्ट का मतलब क्या होता है ये समझ लो। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, ठीक है। इसमें जैसे कि लेट से नेग्लिजेंस, ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट या फिर डैमेज कॉज करना, ये सारी बातें आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊँ, पुलिस नेग्लिजेंस हो गया है, गवर्नमेंट व्हीकल का एक्सीडेंट, ठीक है, इलीगल डिटेंशन, तो ये सारी चीज़ें आपको मोटे मोटे तौर पे अभी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो, टॉर्ट लाइबिलिटी इवोल्यूशन में आपको पता है हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था। अब जो ओल्ड रूल है वहाँ पे क्या होता था, गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की, गवर्नमेंट वॉज सुटेबल इन नॉन सॉवरेन फंक्शंस, नॉट सुटेबल इन द सॉवरेन फंक्शंस। इसका मतलब ये हुआ दिस वॉज बेस्ड ऑन अ इंग्लिश प्रिंसिपल, और इस इंग्लिश प्रिंसिपल को कहा जाता है किंग कैन डू नो रॉन्ग। मतलब कि जो सॉवरेन है, सॉवरेन मतलब जो स्टेट है, इज नॉट लायबल फॉर द रॉन्ग्स ऑफ इट्स सर्वेंट्स, ठीक है। तो व्हाट आर द सॉवरेन फंक्शंस फिर? तो फंक्शंस जो होते हैं जो गवर्नमेंट परफॉर्म करते हैं, अब यहाँ पे गवर्नमेंट कौन से परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, या फिर मिलिट्री रोड का कंस्ट्रक्शन करना, वॉर रिक्विजिशन, या फिर लॉ और ऑर्डर का मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब ओल्ड रूल जब हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, सॉरी ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, तब यहाँ पे बोला गया नो लाइबिलिटी, इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट कोई लाइबिलिटी नहीं लेगी। ये क्या था, ये ओल्ड रूल था। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हुए और इसमें इवोल्यूशन आया। अब ये इवोल्यूशन इस केसेस से आपको दिखता है। सबसे जो पहला केस है वो है P&O केस, जो कि आया था 1861 में। यहाँ पे डिस्टिंक्शन को एस्टैब्लिश किया गया, किस किस के बीच, यहाँ पे बताया गया, डिस्टिंक्शन किया गया सॉवरेन वर्सेस नॉन सॉवरेन फंक्शंस के बीच। समझ में आया? तो गवर्नमेंट लाइबल तभी, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ लाइबल होगी ओनली फॉर द नॉन सॉवरेन फंक्शंस, और ये फिर यहाँ पे फाउंडेशन रूल बन जाता है। फिर फाइनली दूसरी यहाँ पे आता है कस्तूरी लाल का केस, ठीक है, 1964 की बात है ये। जहाँ तक मुझे याद है कस्तूरी लाल राम जैन ऐसा कुछ नाम था, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रीअफर्म किया था सॉवरेन की इम्यूनिटी को, और यहाँ पे ये बोला गया इफ़ एक्ट डन इन अ सॉवरेन फंक्शन, तब यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं लगाई जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ओल्ड डॉक्ट्रिन थी इसे और मजबूत बनाया गया। फिर बाद में यहाँ पे मॉडर्न शिफ्ट आता है। मॉडर्न शिफ्ट यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, यहाँ से यहाँ तक मॉडर्न शिफ्ट आ जाता है, यानी कि एक्सपांशन हुआ स्टेट की लाइबिलिटीज़ का। मतलब ये यहाँ पे ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है ये केस? स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस नरेंद्र राव, या फिर आप ऐसे याद रखो नरेंद्र राव का 1994 का केस है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस अप्रोच को चेंज कर दिया। नए अप्रोच में इन्होंने ये बोला कि लेट्स से यहाँ पे स्टेट है, तो स्टेट यहाँ पे लाइबल होगी अगर ये नेग्लिजेंस करती है ऑफिशियल्स के रिलेटेड। समझ में आया? और सॉवरेन इम्यूनिटी अगर मोस्टली रिजेक्ट की जाती है, फाइन, स्टेट, यहाँ पे और एक बात बोली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो स्टेट है हमारा, ये लॉ के ऊपर नहीं है। सॉवरेन वर्सेस नॉन सॉवरेन का डिस्टिंक्शन जो किया गया जाता था अब तक, ये अब आउटडेटेड हो चुका है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला। तो ओनली फ्यू कोर फंक्शंस यहाँ पे इम्यून रखे गए, जैसे कि जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, क्राइम रिप्रेशन, ये सारी चीज़ें। तो मेजर टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आता है। अब नेक्स्ट यहाँ जो केस आया था उसे हमने कहा कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कॉमन कॉज ऑफ 1999। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सॉवरेन इम्यूनिटी आउटडेटेड हो चुकी है। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया, और लाइबिलिटी मस्ट एक्सपांड ये बोला गया। तो स्टेट मस्ट बी लाइबल फॉर द टॉर्ट्स, ठीक है। टॉर्ट्स का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो ये जो केस हमने यहाँ पे देखा था कस्तूरी लाल का, ये अब मजबूत नहीं रहा, ये वीक हो चुका है, ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। फिर से यहाँ पे जो इम्यूनिटी की बात की जाती थी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की, पहले ओल्ड लॉ में, वो और वीक होती गई। कैसे? यहाँ पे फिर नेक्स्ट आता है प्रिजनर्स मर्डर केस यहाँ पे 2000 का, और फिर प्रेसिडेंट रूल भी लगता है। तो प्रिजनर्स मर्डर केस में अगर शॉर्ट में बताऊँ तो कोर्ट यहाँ पे ये बोलता है कि जो कस्तूरी लाल का
जो भी चीज़ें बताई गई थी इट इज़ नो लॉन्गर बाइंडिंग, प्लस जो सॉवरेन इम्यूनिटी है ये नियरली फिनिश ही हो गई थी इस टाइम तक, ठीक है। सो प्रैक्टिकली इम्यूनिटी बिकेम एक्सट्रीमली लिमिटेड ओवर हियर, ठीक है, फाइन। अब इसमें यही एक चीज़ें थी। अब हम यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। ये अंडर गवर्नमेंट जो है हमारी, ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है अपना एग्जीक्यूटिव पावर यूज करके। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके रिलेटेड बनाएगी? सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी हो सकती है, ट्रेड या फिर बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई और भी पर्पस हो सकता है। यहाँ पे एक मैंडेटरी कंडीशन दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको एक्सप्रेस करना होगा इन द नेम ऑफ अ प्रेसिडेंट और द गवर्नर, या फिर अगर आपने इसे एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको इसे एग्जीक्यूट करना होगा इन दोनों के बिहाफ पे, और या फिर जो एग्जीक्यूट अथॉरिटी होती है, ठीक है, ऑथोराइज पर्सन होते हैं उनके नाम पे। तो ये जो 3 कंडीशंस है ये यहाँ पे मैंडेटरी हो जाती है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम पे कोई कंडीशन मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइड हो जाता है। वॉइड मतलब क्या हुआ? इनवैलिड हो गया है। तो पर्सनल लाइबिलिटी का यहाँ पे पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती है। अब पर्सनल लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? देखो, जो हमारे प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर हो गए इनको पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जाएगा, या फिर जो ऑफिसर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं उनको भी लायबल नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को आप लायबल रखोगे तो ये इनको एज अ पर्सनल लाइबिलिटी इस तरह से लगाई जाएगी, ठीक है। सो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी इज इक्वल टू सेम पर्सन एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल। ये पॉइंट आपको समझ में आया है? ठीक है। अब हम यहाँ पे सूट्स देखते हैं अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल्स के ऊपर यहाँ पे फोकस दिया जा रहा है। तो ऐसे कौन से ऑफिशियल्स हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर के साथ। तो यहाँ पे ऑफिशियल इम्यूनिटी इनको दी जाती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर यहाँ पे आ जाते हैं ऑफिशियल एक्ट्स में। क्या हो रहा है यहाँ पे? इम्यूनिटीज़ की बात की जा रही है। कौन सी इम्यूनिटीज़ है? सबसे पहले तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, इनको आप सू नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी स्यूड बाय ऑफिशियल एक्ट्स जब इनकी टर्म चल रही हो या फिर इनकी टर्म खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, जो प्रेसिडेंट का कंडक्ट होता है इसे एग्जामिन किया जा सकता है इम्पीचमेंट इन्वेस्टिगेशन जब होगा तब। प्लस जो एग्रीव्ड इंडिविजुअल है इनको भी सू किया जा सकता है। यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया में यूनियन ऑफ इंडिया आ जाता है इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट, और स्टेट यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेड ऑफ द गवर्नर। फाइन। सो इम्यूनिटी इज पर्सनल एंड नॉट द गवर्नमेंट। फाइन। अब यहाँ पे पर्सनल एक्ट्स दिए गए हैं। पर्सनल एक्ट्स में यहाँ पे आपको लिमिटेड इम्यूनिटी दिख जाती है। मतलब क्या हुआ? नो क्रिमिनल केसेस ड्यूरिंग द टर्म। तो क्रिमिनल केसेस का ये पॉइंट, प्लस इट कैन नॉट बी ही और शी कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन ड्यूरिंग द टर्म, और इम्यूनिटी जो होती है ये एंड हो जाती है आफ्टर द टर्म, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, बट जो सिविल केस होता है ये अलाउ किया गया है इनके ड्यूरिंग द टर्म के, जब इनका टर्म चल रहा है तभी भी, लेकिन सिविल केस होना चाहिए, ठीक है। और जब आप ये केस फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 मंथ का नोटिस इनको देना होगा। तो ये तो हो गई लिमिटेड इम्यूनिटी की बात। अब यहाँ पे मिनिस्टर्स की बात करते हैं हम। मिनिस्टर्स में यहाँ पे पहली तो बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे कोई इम्यूनिटी नहीं दी है ऑफिशियल एक्ट्स में, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि दैट इट विल नॉट बी लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट और द गवर्नर। प्लस जो कोर्ट्स है, जो कोर्ट है हमारी कंट्री में, कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन द एडवाइस। सो कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन मिनिस्ट्रियल एडवाइस, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो गलती यहाँ पे नहीं करनी है। मिनिस्टर्स लाइबल होते हैं पर्सनल एक्ट्स के लिए। तो अगर पर्सनल एक्ट है यहाँ पे तो इनको दे कैन बी स्यूड हियर, ठीक है, फॉर द क्राइम्स और क्या, क्राइम्स एंड टॉर्ट्स लाइक नॉर्मल सिटीजन्स। जैसे नॉर्मल सिटीजन्स के लिए चीज़ें होती है बिल्कुल वैसे ही। अब हम जुडिशियल ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं। इनका क्या केस है? जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स जो होते हैं वो इम्यून होते हैं फॉर द ऑफिशियल एक्ट्स, तो इनको ये इम्यूनिटी दी गई है। प्लस दे कैन नॉट बी सूड फॉर द एक्ट डन इन द जुडिशियल ड्यूटी। फाइन।
तो जुडिशियल ड्यूटी अगर कर रहे हो तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है यहाँ पे 1850 का। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है नो जज या फिर मैजिस्ट्रेट लाइबल हो गए सिविल कोर्ट में अपनी ऑफिशियल जुडिशियल एक्ट के लिए। फाइन। प्लस यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को भी ऐड किया गया है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ जाते हैं और टॉर्ट्स भी आ जाते हैं। अब देखो सिविल सर्वेंट्स के लिए भी यहाँ पे क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, टॉर्ट्स है, सिविल केसेस है और क्रिमिनल केसेस है। सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स लाइबिलिटी में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल कैपेसिटी में बनाया गया है तो गवर्नमेंट यहाँ पे लाइबल होती है, सिविल सर्वेंट नहीं। पर यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस वायलेट हो जाती है तो सिविल सर्वेंट को यहाँ पे पर्सनली लाइबल रखा जाएगा। प्लस यहाँ पे टॉर्ट्स में क्या हो रहा है, इम्यूनिटी दी जाती है सॉवरेन फंक्शन के लिए। प्लस अदरवाइज सेम लाइबिलिटी होगी जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स को दी जाती है वैसे ही। अब यहाँ पे बात होती है सिविल केसेस की। सिविल प्रोसीडिंग्स में क्या है, ये अलाउड होती है फॉर द ऑफिशियल एक्ट्स, लेकिन यहाँ पे 2 मंथ का, देखो यहाँ पे 2 मंथ्स का प्रायर यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देना होता है, वो रिक्वायर्ड होता है। और कोई नोटिस तब नहीं दी जाती जब कोई एक्ट आप ऑफिशियल ड्यूटी के बाहर करते हो, तब यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन का वगैरह झंझट नहीं होता। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या फिर क्रिमिनल केसेस की बात की जाए सो इट कैन बी स्टार्टेड फॉर द ऑफिशियल एक्ट्स। प्लस यहाँ पे प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट की या फिर गवर्नर की, जो भी यहाँ पे नेसेसरी हो उस तरह से यहाँ पे काम चलता है। फाइन, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपको पता होने चाहिए। वैसे तो हमने आर्टिकल ऊपर देख लिए हैं, अब थोड़ा सा हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स का रिवीजन हो जाएगा तो पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल 294 में सक्सेशन देखा है, ऊपर मैंने वैसे आपको समझाया है। सर्टन केसेस में 1950 का हमने यहाँ पे ईयर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था यूनियन के पास प्रॉपर्टी या फिर असेट मिला था, किसका, डोमिनियन ऑफ इंडिया का। और स्टेट को किसकी प्रॉपर्टी मिली थी, प्रिंसली स्टेट्स की मिली थी और प्रोविंसेस की मिली थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल 294 के अंडर आ जाती है। आर्टिकल 295 में क्या हो रहा है, सक्सेशन की बात चल रही है, लेकिन कौन सी, बाकी की केसेस में, जैसे कि ये डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन में, डील्स विद रिमेनिंग प्रॉपर्टीज या फिर राइट्स, लाइबिलिटीज वगैरह, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनियन और स्टेट के बीच एज पर द सिचुएशन। आर्टिकल 296 में हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हमने देखे थे, राइट, एस्चिट, लैप्स और बोना वैकेंटिया। फाइन, तो ये 3 कीवर्ड्स के मैंने आपको मतलब बता दिए हैं वो। फिर यहाँ पे बात आती है आर्टिकल नंबर 297 की। इसमें क्या हो रहा है, सी वेल्थ ऑफ द यूनियन। फिर बात आती है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 294, 300 एंड 361। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 298 की। यहाँ ट्रेड और बिजनेसेस के बारे में बात चल रही है। यूनियन या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, उसके ऊपर ट्रेड और बिजनेस को रन करना, ठीक है। इवन इन अदर केसेस वो सारी यहाँ पे बातें कवर हो जाती है। आर्टिकल 299 में हमने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की थी, इन द नेम ऑफ, राइट, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के होने चाहिए। एग्जीक्यूट अगर कर रहे हो तो उनकी बिहाफ पे होना चाहिए, प्लस ऑथराइज पर्सन से आपको इसे करना है। तो ये 3 कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो यहाँ पे आ जाती है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वो कंडीशन नहीं फॉलो करता तो वो वॉइड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट लाइबल यहाँ पे नहीं होगी, सॉरी, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर यहाँ पे लाइबल नहीं होगी, गवर्नमेंट लाइबल होगी, राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी के ये पॉइंट्स। फाइन, अब यहाँ पे है आर्टिकल नंबर 300। इसमें क्या है, जो सूट्स फाइल की जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल किए जाते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है आर्टिकल नंबर 361 की, जो बात करता है इम्यूनिटी की प्रेसिडेंट और गवर्नर के। प्लस यहाँ पे ऑफिशियल एक्ट्स है, पर्सनल एक्ट्स है। ऑफिशियल एक्ट्स में कैन बी सूड ड्यूरिंग और आफ्टर टर्म, ये पॉइंट है। और पर्सनल एक्ट्स में यहाँ पे नो क्रिमिनल केसेस और अरेस्ट ड्यूरिंग द टर्म। यहाँ पे सिविल केसेस लेकिन अलाउड होता है और 2 मंथ की नोटिस देनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।